आज जो हमारा टॉपिक है वह है शक्ति गुणांक, जिसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर, इसकी क्या उपयोगिता है और इसके कम ज़्यादा होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज इसके बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं। पहले तो पावर फैक्टर क्या होता है, पहले इसकी दो तीन परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो परिभाषा होती है वह होता है वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। दूसरी परिभाषा की बात करें तो पावर फैक्टर बराबर प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, वह भी क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और कहीं कहीं पर वोल्टेज एवं फेज के बीच में जो कोण बनता है उसकी कोसाइन को भी क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। तो पावर फैक्टर के बारे में यह तीन प्रकार की परिभाषाएं उसको परिभाषित करने के लिए आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अब थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं। ठीक, पावर वास्तविक शक्ति बटे क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, अब समझो कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति क्या होता है। एक शक्ति जो होती है मोटर की शाफ्ट पर होती है और एक शक्ति वह होती है जिसको हम उपयोग कर पाते हैं। हमें आभास तो होता है कि अभी हमारे पास एक जो हमारी आभासी शक्ति होती है, आभास तो होता है कि इतनी शक्ति है, लेकिन हम क्या उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं और दोनों के बीच में जो अंतर आ जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पावर फैक्टर। ठीक, इसको इंग्लिश में कभी कभी आपको पीएफ मिलेगा। ठीक, और इसमें जो आपका सूत्र बन जाता है वो बन जाता है cos फाइव। क्या बन जाता है, cos फाइव, ये आपका सूत्र हो जाता है। इसमें आपको यही देखने को मिल जाएगा कभी कभी सूत्र में कि पावर फैक्टर बराबर V आरएमएस मान इंटू I करंट का आरएमएस मान इंटू cos फाइव बटे आभासी शक्ति में क्या आ जाएगा, V आरएमएस बटे I आरएमएस। आपको यह फॉर्मूला भी क्या है देखने को मिल जाएगा। दूसरे यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो पावर फैक्टर बराबर हो जाता है, यहाँ भी पीएफ बराबर हो जाता है R बटे Z। R को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है बताओ, रेजिस्टेंस। R को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है या रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक, और Z मतलब क्या होता है, प्रतिबाधा होता है। क्या होता है, प्रतिबाधा होता है। किसी सर्किट में विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन किसी परिपथ में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको प्रतिबाधा बोला जाता है। उसमें और भी प्रकार के रेजिस्टेंस आपके शामिल हो जाते हैं, चाहे वो वायर का हो, चाहे वो उसके इंसुलेटर का हो, चाहे वो किसी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का हो, वो सब रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिबाधा में शामिल हो जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर भी क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। यह भी कभी कभी आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक, इसमें ध्यान रखना पावर फैक्टर में यहाँ आपको वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर cos फाइव। ठीक है, तो दो चीज समझ में आई, दो परिभाषाएं इसकी समझ में आई। जो इसकी तीसरी परिभाषा है अब हम उसकी बात करते हैं, वह क्या होती है। तीसरी परिभाषा के रूप में हम क्या लिखते हैं कि वोल्टेज एवं करंट के बीच में जो कोण बनता है उसकी कोज्या को ही हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक, अब मतलब कहने का ये कि जब वोल्टेज और करंट एक साथ निकले, ठीक, कौन आगे पहुंचा कौन पीछे पहुंचा, कहां, अपने पीक मान तक। जो आगे पहुंचेगा वह लीड कर जाएगा, जो पीछे पहुंचेगा वह लैग कर जाएगा, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर तो बनेगा। उसको हम क्या करते हैं, एक कोण से या कोसाइन से दर्शा देते हैं और उसी को आगे चलकर हम क्या बोल देते हैं, पावर फैक्टर बोल देते हैं। इसमें आपको एक बात नोट के रूप में याद रखना है कि पावर फैक्टर का जो पावर फैक्टर है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत एग्जाम में पूछ भी लिया है कि पावर फैक्टर का मात्रक,
तो लोगों ने कुछ भी लगा दिया, किसी ने फाई लगा दिया, किसी ने थीटा लगा दिया, तो इसका ध्यान रखना है कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, कॉस फाई से तो दर्शाया जाता है लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पावर फैक्टर के क्या क्या मान हो सकते हैं और पावर फैक्टर हमें क्यों जरूरी होता है। पहले तो यह अपन डिस्कस करते हैं कि पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को जानकारी होगी, पहले भी अपन ने देखा है, हमें जनरली 3 पावर फैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला होता है यूनिटी, दूसरा होता है लैगिंग, तीसरा होता है लीडिंग। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है, इससे ज्यादा मान कभी नहीं होता है। ठीक, फिर इसके बाद कम ही होता है, चाहे वो 0.9 लैगिंग में हो, चाहे 0.9 लीडिंग हो। कहने का दूसरे शब्दों में मतलब यह है कि या तो वो इंडक्टिव मान होगा 1 के नीचे 0.98 या कैपेसिटिव मान होगा वह भी 1 के नीचे 0.9-0.8 के रूप में आपने को देखने को मिलेगा। अब पावर फैक्टर का मान देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो पहला पावर फैक्टर आपका होता है वो होता है यूनिटी। यूनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई गुणा, इकाई। इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग को अग्रगामी, क्या बोला जाता है? अग्रगामी गुणांक, और इसको बोला जाता है पश्चगामी। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या होता है अग्रगामी पश्चगामी। जो हमारा रजिस्टिव प्रकार का लोड होता है, रजिस्टिव जैसे कि आपका कोई भी रजिस्टर जैसे कार्य करने वाला कोई भी एलिमेंट, उसमें हमारा क्या होता है? रजिस्टिव लोड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका हीटर है उसमें एक रजिस्टिव एलिमेंट लगा होता है नाइक्रोम का, जो आपका फिलामेंट बल्ब है, और जितने भी प्रकार के रजिस्टिव लोड है उनका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। और यूनिटी जब पावर फैक्टर होता है तो इसकी दूसरी परिभाषा यह बनती है कि इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, इसलिए इसका मान यूनिटी होता है। इसमें जो वोल्टेज और करंट होते हैं वह अपने पीक मान तक एक साथ पहुंचते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन फेज होते हैं। इसमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। कहने का मतलब वोल्टेज और करंट अपने पीक मान तक दोनों क्या होते हैं? साथ में पहुंचते हैं, इसलिए इसका मान क्या होता है? यूनिटी होता है, यूनिटी या एक। अब इसमें ध्यान रखना है कौन से लोड के लिए है ये यूनिटी या ये? रजिस्टिव लोड के लिए। कौन से लोड के लिए? रजिस्टिव। रजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर यूनिटी या एक होता है। इसमें जो हमारे वोल्टेज और करंट होते हैं वह इन फेज होते हैं, मतलब क्या होते हैं? साथ साथ में होते हैं। दूसरा है हमारा अग्रगामी पावर फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है? इसमें जो आपका मान होगा, ठीक, अब आपको पता है कि अधिकतम मान 1 होता है, इससे जो भी मान होंगे वो कम ही होंगे। तो इसमें मान हो सकता है कि 0.9 हो, 0.8 हो, लेकिन जो भी मान होंगे वह क्या होंगे? आपके लीडिंग होंगे। क्या होंगे? लीडिंग होंगे। और यदि हम लोड की बात करें तो इसमें लोड कौन आएगा? अग्रगामी। तो इसमें किस प्रकार का लोड आएगा? लोड बताओ कोई, किस प्रकार का लोड आएगा? कैपेसिटिव लोड आएगा। कौन सा आएगा? कैपेसिटिव लोड आएगा। कैपेसिटिव लोड में पावर फैक्टर क्या होता है? अग्रगामी होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बोले तो इसमें जो धारा होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है और वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए
एक चीज को फिक्स कर लो, आप यह मान के चलो कि जब धारा आगे होगी तो हम उसको लीडिंग मानेंगे, और जब धारा पीछे होगी तो हम उसको क्या मानेंगे, लैगिंग मानेंगे। ठीक, तो लीडिंग की बात हुई है, अग्रगामी लीडिंग, तो इसमें धारा क्या होगी, आगे होगी। ठीक, तो लोड कौन सा होगा, कैपेसिटिव लोड। इसमें अभी कोई 0.98 की लगभग आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक, लेकिन इसमें जो लोड होगा वह कौन सा होगा, इंडक्टिव होगा। कौन सा होगा, इंडक्टिव लोड होगा, इंडक्टिव लोड। ठीक, इंडक्टिव लोड होगी तो जो आपकी धारा रहेगी वो क्या रहेगी, पीछे रहेगी, तो वोल्टेज क्या रहेगा, आगे रहेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कभी धारा को आगे किया जाता है, कभी वोल्टेज को पीछे, कभी वोल्टेज को आगे, कभी धारा को पीछे। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है इसमें शक्ति व्यय क्या होता है। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी शक्ति व्यय नहीं होता है। ठीक, लीडिंग और लैगिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का हमको शक्ति व्यय देखने को नहीं मिलता है। यह पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडिंग पावर फैक्टर होने पर शक्ति व्यय क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, अधिकतम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अधिकतम। लेकिन ध्यान रखना वहां पर कोई व्यय नहीं होता है। ठीक, पावर फैक्टर के संबंध में, हाँ, पावर फैक्टर का प्रभाव क्या होता है उसके संबंध में इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, 3 प्रकार के लोड क्या होते हैं, कैसे कैसे। ठीक, अब इसमें आप एक दो शब्द और समझ लीजिए जो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं। इसमें आप 2 शब्द समझना, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक, और दूसरा होता है कैपेसिटिव। ये 2 शब्द आपको समझना है। ठीक, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, इनकी परिभाषाएं हम समझाने वाले नहीं है क्योंकि वो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, तो हम बस इनके सिंबल आपको दिखाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल होता है इसको दर्शाया जाता है XL से। ठीक, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इसको दर्शाया जाता है XC से। ठीक, अब हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनका उपयोग भी एग्जाम में पावर फैक्टर को डिसाइड करने के लिए पूछा जाता है। तो ये चीज समझ में आए क्या होता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक, अब इसमें यदि वो आपसे पूछता है पावर फैक्टर, फिर से पावर फैक्टर की यदि हम बात करें, कितने प्रकार के देखे थे अपन ने अभी, 3 प्रकार के। कौन कौन से थे, पहला था यूनिटी, ठीक, दूसरा था क्या, लीडिंग, और तीसरा क्या था, लैगिंग। ठीक, जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है उसमें आपको ध्यान रखना है XL बराबर XC हो। कहने का मतलब यह है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस के मान के बराबर होता है, तब हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक, अब लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, हमारा जो XC है उसका मान अधिक होगा किससे, XL से। ठीक, तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। और जब हमारा XC छोटा होगा XL से तो हमारा मान क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। तो ये 3 परिभाषाएं भी, 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से भी आपके पावर फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। तो समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आगे धारा आगे होगी, कहाँ वोल्टेज। हम यहाँ छोटा छोटा एक एक लाइन में लिख देते हैं। ठीक, इनको थोड़ा सा देख लेना। इसमें यदि हम लिखें तो धारा व वोल्टेज साथ साथ रहेंगे। क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। ठीक, साथ साथ रहेंगे का मतलब यह है कि धारा एवं वोल्टेज यूनिटी पावर फैक्टर में अपने पीक मान तक
साथ में पहुंचेंगे। दूसरे शब्दों में यह बोले कि धारा एवं वोल्टेज क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे। ठीक, दूसरा है लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक, नाम से ही स्पष्ट है, लीड मतलब लीड आगे, तो इसमें क्या होगी, जो हमारी धारा है, धारा आगे रहेगी। ठीक, धारा आगे रहेगी, जब धारा आगे रहेगी तो पीछे कौन रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक, और तीसरा क्या है हमारा लैगिंग। लैगिंग में क्या हो जाएगी, धारा जो तो आपकी है, जो धारा रहेगी पीछे, वह वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज आगे हो जाएगा। ठीक, अब इसको सब कभी कभी शब्द बदलते हैं। देखो जैसे यहां लिखा धारा पीछे और वोल्टेज आगे। ठीक, अब हम ऐसा बोलते हैं कि वोल्टेज आगे और धारा पीछे, बात वही है लेकिन शब्द बदल गए। ठीक, हाँ, इसमें एक सवाल और आता है कि कितने डिग्री से, तो इनके बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ भी कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री का रहेगा। ठीक, मतलब वोल्टेज एवं धारा के बीच में जो आगे पीछे होने पर जो कोण बनेगा या जो कोसाइन बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और इसमें ध्यान रखना है कि इन दोनों प्रकार के पावर फैक्टर में किसी प्रकार का शक्ति व्यय आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब ये तो आपको हमने बता दिया, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसको आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है। अब हमें ये समझना है कि यदि हमारा पावर फैक्टर कम होगा तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जैसे जो हमारा घर है, ठीक, यदि हमारे घर में जो बल्ब लगे होते हैं, ठीक, उनका तो रेजिस्टिव लोड होता है, लेकिन हमारे घर में जो ज्यादातर चीजें होती हैं वह होता है इंडक्टिव लोड। जैसे कि हमारा पंखा हो गया, हमारा ट्यूबलाइट हो गया, हमारा फ्रिज हो गया। अब बोलोगे सर फ्रिज में क्यों, फ्रिज में जो मोटर होती है, मोटर में क्या रहती है, बाइंडिंग रहती है। तो बाइंडिंग मतलब क्या हो गया, एक कॉइल हो गई, कॉइल का दूसरा नाम क्या होता है, इंडक्टर हो गया। इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव लोड बोलते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ जो ज्यादातर लोड होता है वह क्या होता है, इंडक्टिव होता है। इसलिए हमारे घर का जो पावर फैक्टर है हमें अधिकांशतः लैगिंग ही देखने को मिलता है। ठीक, और हम उसको सुधारने के लिए दो विधियां अपनाते हैं। देखो जो हमारा घर है उसमें तो वैसे हम पावर फैक्टर को नहीं सुधारते हैं, लेकिन जो सब स्टेशन होता है जहां अधिक मात्रा में बिजली में अंतर आ जाता है, तो वहां हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए क्या लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। एक अलग से कैपेसिटर बैंक की यूनिट लगाते हैं। जो हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है जहां लाखों मशीनें चल रही, हजारों मशीनें चलती हैं, वहां हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। ठीक, तो हम पहले इसके प्रभाव देख लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जाएगा वो देखेंगे। ठीक, तो अब निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव। ठीक, यदि हमारा पावर फैक्टर निम्न है या कम है, ठीक, कितना होना चाहिए पावर फैक्टर, यूनिटी होना चाहिए। ठीक, जो केवल रेजिस्टिव लोड की स्थिति में संभव है, बाकी दूसरे लोड में हो नहीं सकता। और आपको पता है कि मैक्सिमम लोड क्या होता है, इंडक्टिव होता है। तो स्वतः ही अपना पावर फैक्टर क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, एक के नीचे चला जाता है। और उसके क्या प्रभाव होते हैं, देखो वैसे तो पावर फैक्टर यदि 9.8, 9.6 या 0.8 भी है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि पावर फैक्टर 8 के नीचे आता है जैसे कि 0.7, 0.6, तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर को खराब माना जाता है। और उसके आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला है कि जब हमारा पावर फैक्टर कम जाता है, मान के चलो कोई फैक्ट्री है, उसका पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही पावर फैक्टर कम होता है तो जो उसकी मशीनें हैं वो बहुत अधिक विद्युत धारा की खपत करने लगती हैं। क्यों करने लगती हैं कि पावर फैक्टर कम होने से उनकी ताम्र क्षति बढ़ जाती है। ठीक, और जो हमारी कॉइल है बहुत अधिक मात्रा में धारा को कंज्यूम करने लगती है या धारा की खपत करने लगती है। इसलिए हमारी जो बिजली का बिल है वह यूनिट बहुत ज्यादा बनने लगती है, और जब यूनिट ज्यादा बनने लगेगी तो क्या होगा,
हमें बहुत अधिक मात्रा में बिल जमा करना पड़ेगा। ठीक, और एक दो मशीन तो रहती नहीं है, जो उद्योग या फैक्ट्री रहती है उनमें हजारों मशीनें काम करती हैं और सबका लोड इंडक्टिव होता है, तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा एम्पियर की खपत होने लगती है और हमें उस स्थिति में पावर फैक्टर सुधारने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, सुधारना ही पड़ता है। दूसरा कारण यह होता है कि यदि पावर फैक्टर कम हो जाए, जैसे 0.7 या 6 हो जाए, तो उस स्थिति में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन बिगड़ जाता है। मतलब कहने का यह है कि वो एक स्थिर वोल्टता पर काम नहीं कर पाता है। ठीक, फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसके वोल्टेज में क्या है, हमें ड्रॉप देखने को मिलती है, अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। तीसरा रीजन यह होता है कि पावर फैक्टर कम होने से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें करंट की मात्रा बढ़ जाती है, और जब करंट की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, तार को मोटा बनाना पड़ेगा, और जब तार को मोटा बनाना पड़ेगा तो वहां खर्च क्या आएगा, बहुत अधिक खर्च आएगा। यह भी एक प्रकार की क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक, और शक्ति गुणांक कम हुआ तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो एम्पियर ज्यादा खपत करने लगेगी। उस स्थिति में हमारी ट्रांसमिशन लाइनें क्या हो जाएंगी, ओवरलोड हो जाएगी, और ओवरलोड होने की वजह से हम जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक, इसके साथ और भी आपको यहाँ पर रीजन देखने को मिल जाएंगे कि आपकी जो घर की बिजली है उसका kWh की जो रीडिंग बढ़ जाएगी, जिससे आपका बिल ज्यादा आने लगेगा। तो आपको समझ में आया कि निम्न पावर फैक्टर के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक, इसलिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री या उद्योग या मॉल वगैरह होते हैं उन्हें अपना पावर फैक्टर सही रखना पड़ता है। हाँ, एक रीजन और है, उनको कभी कभी ना चाहते हुए भी अपना पावर फैक्टर सही रखना पड़ता है। यदि आपका पावर फैक्टर कम होता है तो बिजली विभाग के जो नियम रहते हैं उसके हिसाब से यदि आपका पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता है तो जैसे कि आपको पता है कि 10 रुपए यूनिट के लगभग चार्ज लगता है, लगभग भी हम बात कर रहे हैं, और यदि आपका पावर फैक्टर बहुत खराब है, मान के चलो आपका पावर फैक्टर 7 है या 8 है और उससे और कम है, तो उस कंडीशन में वो जो बिजली विभाग वाले हैं पावर फैक्टर कम होने की वजह से आपको क्या अधिक चार्ज लगाते हैं। ठीक, और जहां आपको 10 रुपए यूनिट का पैसा लगना है वहां वो क्या करते हैं, आपसे 12 रुपए या जो भी उनका नियम रहता है उसके हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, पैसा वसूल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके सिस्टम पे क्या करता है, अतिरिक्त लोड डालता है पावर फैक्टर कम होने की वजह से। तो आया समझ में पावर फैक्टर के क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक, अब पावर फैक्टर को सही कैसे किया जा सकता है हमें ये समझना है। आपकी जो बुक है उसमें आप देख लेना और जो भी आपको इसमें दिए गए हैं, ठीक, इसके प्रभाव। अब हमको पावर फैक्टर को सही कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक, शक्ति गुणांक को सुधारने, देखो सुधारने की जनरली हम क्या करते हैं, दो विधियां अपनाते हैं। क्या करते हैं, दो विधियां अपनाते हैं। जो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको सुधारने के लिए हम जनरली दो विधियां अपनाते हैं। ठीक, जो हमारी पहली विधि होती है, हम क्या करते हैं उसमें कैपेसिटर के द्वारा हम शक्ति गुणांक को सुधारते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है जिसमें कई हजारों की संख्या में मोटर वगैरह लगी होती हैं, वहां हम क्या करते हैं, वहां पर हम सिंक्रोनस मोटर के द्वारा पावर फैक्टर को सही करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको समझना। आप लोगों ने पहला हम बताते हैं कैपेसिटर के द्वारा। ठीक, पहला है वह है कैपेसिटर के द्वारा शक्ति गुणांक को सही करना। जो हमारे सब स्टेशन होते हैं हम उनमें क्या करते हैं, समांतर में ही एक कैपेसिटर बैंक बना देते हैं, और कैपेसिटर बैंक बनाने के बाद उसको जो हमारी मेन लाइन होती है उसके समांतर में जोड़ देते हैं।
आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा है कि जब हम एक कैपेसिटर को पावर फैक्टर मीटर से नापते हैं तो वह किस प्रकार का लोड दिखाता है? वह दिखाता है कैपेसिटिव लोड। क्या दिखाता है? कैपेसिटिव लोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक, कैपेसिटर लगाने से हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है? लीडिंग हो जाता है। ठीक, और हमें क्या करना है? जो हमारा लैगिंग जो पावर फैक्टर पीछे है उसको सुधारना है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि जो अभी आपका पूरा इंडक्टिव लोड है उसका पावर फैक्टर है कितना है? 0.8 है। ठीक, इस कंडीशन में 0.8 या कुछ भी ले लेना, 0.86 है। ठीक, और आपने जो कैपेसिटर बैंक लगाया, आपको पता है यह कौन सा होगा? यह होगा लैगिंग। क्या होगा यह आपको क्या कौन सा लोड देखने को मिलेगा? यह होगा लैगिंग। ठीक, अब आपने जब यहाँ पर क्या लगाया? कैपेसिटर लगाया। ठीक, तो यह लोड क्या हो गया? यह लोड हो गया आपका लीडिंग। और जब लीडिंग रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है यह आपको हो सकता, यह ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि यह 9-8 हो या जो भी हो। ठीक, तो यह क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को निराकृत कर देते हैं। मतलब जो ये पीछे चल रहा है ये उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा और यह कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के प्रभाव को निराकृत कर देगा और आपके पावर फैक्टर को सुधार के यहाँ लगभग कंबाइन आपके पावर फैक्टर को हो सकता है कि 96 के लगभग ले आता है। और इस कंडीशन में क्या होता है? आपका पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है कि सब स्टेशन में बहुत अधिक मात्रा में करंट का कंज्यूम होता है। यदि मान के चलो आपने एक कैपेसिटर बैंक चालू किया और उसने 15 एम्पियर की लगभग भी यदि बिजली बचा ली 1 घंटे में, तो आपका क्या हो जाएगा? 12 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि वह आपको कितनी एम्पियर यूनिट बचा सकता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर के द्वारा पावर फैक्टर को सुधारते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों विधियां जब हम उपयोग करते हैं तो इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? कैपेसिटर को समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक, आई बात समझ में कि कैसे पावर फैक्टर के द्वारा हम इसको सुधारते हैं। ठीक, जो हमारी दूसरी विधि है वह है पावर फैक्टर को सुधारने की सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। ठीक, सिंक्रोनस मोटर जो दूसरा है वह है सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। सिंक्रोनस एक ऐसी मोटर होती है जिसको हम यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा परिपथ होता है, आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर 3 फेज सप्लाई और डीसी सप्लाई पे कार्य करती है। ठीक, और हम उसको पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए उपयोग करते हैं। हम उसको लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर क्या करते हैं? चला सकते हैं। तो मान के चलिए हमारा जो लोड इंडक्टिव है 0.8 के लगभग है। हमने क्या किया? सिंक्रोनस मोटर को, सिंक्रोनस मोटर यह भी कौन से कनेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी? जो भी आपकी दोनों विधियां हैं उनमें जो कनेक्शन किए जाते हैं वह दोनों ही कौन से क्रम में किए जाते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में किए जाते हैं? समांतर क्रम में। यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है आप उसको जब ऑपरेट करोगे स्टार्टिंग में तो आप उसको ऑपरेट करोगे लीडिंग पावर फैक्टर पर। किस पर ऑपरेट करोगे? लीडिंग पावर फैक्टर पर। और जब आपका फैक्ट्री का लोड होगा वह क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर। तो वहां पर जो पावर फैक्टर आपका मोटर चलने की वजह से कम हुआ है या इंडक्टिव लोड की वजह से कम हुआ है, वह सिंक्रोनस मोटर क्या करेगी? उस पावर फैक्टर को ओवर एक्साइटेड या लीडिंग की कंडीशन में होने के कारण उसको बढ़ा देगी और आपकी जो फैक्ट्री है वह एक सिंक्रोनस मोटर की मदद से अपने पावर फैक्टर को क्या कर लेगी? सुधार लेगी। ठीक है, तो आया समझ में कैसे हम सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग,
ऑपरेट करके अपनी जो फैक्ट्री या जो बड़ी बड़ी उद्योगशालाएं हैं उनका क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। तो ठीक है, पावर फैक्टर, ठीक, इसमें और भी छोटी छोटी चीज रहती है कि वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति, उनके बारे में हम अलग से देख लेंगे। यह पावर फैक्टर मीटर है। इसमें हम आपको इसके कनेक्शन दिखाते हैं कि किस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। इस टाइप से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। आज यहाँ पर एक इंडक्टिव लोड के रूप में पंप को जोड़ा गया है और जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो यह पंप का पावर फैक्टर हमें दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम पंप को चालू करते हैं तो यह इंडक्टिव लोड के रूप में लैगिंग पावर फैक्टर को दर्शाते हुए इसका जो पावर फैक्टर है वह हमें शो करता है। और जब हम इसको ऑफ करते हैं तो पुनः हमारा पावर फैक्टर यूनिटी पर आ जाता है। इस प्रकार से पावर फैक्टर के माध्यम से आप इंडक्टिव लोड को ज्ञात कर सकते हैं पावर फैक्टर मीटर से। यह पावर फैक्टर मीटर है जो कि लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर को दर्शाता है। जब हम इसमें इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो लैगिंग, कैपेसिटिव लोड लगाते हैं तो लीडिंग और रजिस्टिव लोड लगाते हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर शो करता है। इसमें आपको रजिस्टिव लोड के रूप में एक लैंप लगाकर बताया गया है। जैसे ही हम इसको चालू करते हैं तो यह आपको देखिए पावर फैक्टर को यह यूनिटी दिखाता है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम पावर फैक्टर मीटर में रजिस्टिव लोड लगाते हैं तो यह हमें यूनिटी पावर फैक्टर शो करता है। यह पावर फैक्टर मीटर है। इसमें आज हमने कैपेसिटिव लोड के रूप में एक कैपेसिटर को जोड़ा है और इस प्रकार से इसके कनेक्शन आप कर सकते हैं। जब हम इस पर कैपेसिटिव लोड डालते हैं तो यह लीडिंग पावर फैक्टर को शो करता है। अभी हमारा पावर फैक्टर इसमें यूनिटी दिखा रहा है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो यह हमें लीडिंग पावर फैक्टर के रूप में शो करता है। हम आपको इसमें सप्लाई देकर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा पावर फैक्टर मीटर आपको कैपेसिटिव लोड के साथ में लीडिंग पावर फैक्टर को दर्शाता है। इस प्रकार आप अपने घर का पावर फैक्टर कैपेसिटर के द्वारा इंक्रीज कर उसको सुधार सकते हैं।